हमने देखा था कि सेल और सेल के कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं और उनका फंक्शन क्या रहता है। ठीक है, अभी अपन देखते हैं कि ये जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपन जो 5 किंगडम में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आज तक जितने भी इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, स्टार्टिंग में जब ऑर्गेनिजम्स और उनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, तब पहले 2 किंगडम सिस्टम थी, उसके बाद 3 किंगडम आए, उसके बाद 4 किंगडम, 5 एंड 5 के बाद अभी 6 किंगडम सिस्टम है। बट जनरली सिलेबस में यहाँ मोस्ट वाइडली कौन सी पढ़ाते हैं, 5 किंगडम सिस्टम, जहाँ पे हर किंगडम या हर ग्रुप ऑफ एनिमल्स में, प्लांट्स में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर रहते हैं, उन स्पेसिफिक कैरेक्टर के बेसिस पे ये सब क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, सो बेसिक सबको डिवीजन पता है क्लास की, 5 किंगडम्स रहते हैं। ओके, अब उनमें से सबसे पहली प्रिमिटिव, मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, अब ये जो भी 5 किंगडम सिस्टम है, इनमें बेसिक कैरेक्टर जो रहता है वो 3 मोड या 3 क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड रहता है कि सेल की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। ओके, और दूसरा ये सेल की कॉम्प्लेक्सिटी यानी प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, दूसरा यूनिसेलुलर है एंड मल्टीसेलुलर है, एंड थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, ये 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे ये 5 किंगडम सिस्टम बनाई गई है। अब यहाँ पे फर्स्ट 2 किंगडम जो है, ठीक है, these two are unicellular। ओके, ऐसे भी बता सकते हैं। सो फर्स्ट 2 जो है वो क्या है, यूनिसेल्यूलर। ठीक है, और बाकी के जितने भी है मल्टीसेल्यूलर। अब यहाँ पे एक्सेप्शन 2-3 एक्सेप्शन रह सकते हैं, जैसे इन केस ऑफ फंजाई एंड प्लांटिंग एंड एनिमल में भी अगर अपन बहुत प्रिमिटिव एनिमल यानी प्रोटोजोन्स की बात करते हैं तो ये भी यूनिसेल्यूलर है। बट इन सबका जो भी कैटेगराइजेशन है वो अपन डिटेल में जब सिलेबस स्टार्ट होगा तब लेंगे। फंगस और प्लांट में भी ऐसे कुछ एग्जांपल्स रहते हैं जो यूनिसेल्यूलर है, ठीक है, बट दे आर यूकैरियोट। ओके, अब यहाँ पे बाकी के 3 जो है, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल इनमें क्या रहते हैं, मल्टीसेल्यूलर। ठीक है, सो ये जो भी बाकी के 3 किंगडम है, इनमें एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट रहेंगे। ओके, उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया, ये प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, कि सेल की कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहती है। ठीक है, मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर या ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी, सेल की कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें से सिर्फ पहली किंगडम जो रहती है इट इज प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट का मीनिंग क्या होता है, हाँ, न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं रहता, डीएनए जो रहता है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहेगा। ठीक है, तो ये जो भी साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड डीएनए रहता है, इसकी वजह से उसको क्या बोला है, प्रोकैरियोट। ओके, अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट, बाकी के जितने भी एग्जांपल्स है ये सभी के सभी कैसे रहेंगे, यूकैरियोटिक। ठीक है, और सिंपली यूकैरियोट। जहां पे न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो एक्सप्लेन किया था, ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इनमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेप्शन कौन सा रहता है, प्रोटिस्टा, जहां पे ये यूकैरियोट है बट कैसा है, यूनिसेल्यूलर। ओके, कैसा है, यूनिसेल्यूलर। अब इसके बाद नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, इन दोनों के केस में फोटोट्रॉफिक भी मोड रहता है एंड और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी रहता है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपन 2 इसमें डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक ऑटोट्रॉफ और दूसरा हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, ऑटोट्रॉफ में भी 2 मोड रहते हैं,
एक को कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं और जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं। हेटेरोट्रॉफ जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं या जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, उसमें 3 से 4 मोड रहते हैं। एक सैप्रोफाइट जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं, दूसरा पैरासाइट जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे, थर्ड सिम्बायोटिक जहां पे 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, एंड फोर्थ होलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक वो मोड हुआ जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ये मोड फॉलो करते हैं वो फूड जो है वो डाइजेस्टिव ट्यूब में लेते हैं, वहां पे एंजाइम्स और बाकी की चीजें सिक्रीट होंगी, फूड का डाइजेशन होगा, मोनोमर्स में कन्वर्ट होकर उसके बाद फूड जो है वो एब्सॉर्ब होता है। ठीक है, सो ये इतने टाइप के हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहते हैं इन केस ऑफ मोनेरा, और जिसको कॉमनली क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कीमो ऑटोट्रॉफ मोड सबसे ज्यादा कॉमन रहता है और उसके बाद फोटो ऑटोट्रॉफ, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी है, बहुत कम है बट कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कीमो ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल या कीमो ऑटोट्रॉफ जो है वो सबसे वाइडली यूज्ड मोड रहता है, किसमें, इन केस ऑफ मोनेरा। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफ और जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ऐसे भी कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, तो ऐसे बैक्टीरिया को अपन क्या कहेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ। प्रोटिस्टा में, अब प्रोटिस्टा ये एक क्या कहेंगे, ये यहाँ पे सिर्फ एक टाइप का या एक मॉडल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं रहता, जैसे बैक्टीरिया में जो फर्स्ट प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कल जो डिफरेंस बताया था। सो प्रोकैरियोट में जो डायग्राम निकाल के दी थी वो किसकी रहती है, टिपिकल बैक्टीरिया की। ठीक है, तो मोनेरा में जितने भी बैक्टीरिया है लगभग सभी में स्ट्रक्चर सेम रहता है, सिर्फ वहां पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो वैरी कर सकता है। ओके, बट इन केस ऑफ प्रोटिस्टा यहाँ पे कोई एक मॉडल ऑर्गेनिज्म नहीं रहता, यहाँ पे 3 अलग-अलग टाइप के, मतलब कुछ प्रोटिस्ट जो रहते हैं वो फंगस जैसे रहेंगे, कुछ प्रोटिस्ट प्लांट जैसे रहते हैं और कुछ प्रोटिस्ट एनिमल जैसे रहते हैं। अब इनके कैरेक्टर ऐसे है कि ये इसको डायरेक्टली प्लांट, फंजाई या एनिमल किंगडम में ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है बट वो इतने भी क्लोज नहीं है उनको डायरेक्टली रिस्पेक्टिव किंगडम में ऐड कर सके। ये थोड़े क्या कहेंगे, मिक्स्ड कैरेक्टर वाले हैं। इनमें कुछ कैरेक्टर जो है वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जैसा है और कुछ कैरेक्टर उनके बाद जो एडवांस ऑर्गेनिज्म है उन जैसा है। सो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उन सबको मिलके किंगडम प्रोटिस्टा बनाई है। तो यहाँ पे वैरिड मोड रहता है, यहाँ पे ऑटोट्रॉफ भी प्रेजेंट रहते हैं एज वेल एज हेटेरोट्रॉफ भी प्रेजेंट रहते हैं। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो रहते हैं वो ऑटोट्रॉफिक रहेंगे, एंड फंगस एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फंजा। अब फंजा में कुछ प्रिमिटिव एग्जांपल फंगस के जो रहते हैं वो यूनिसेल्युलर रहेंगे, मोस्ट ऑफ द फंजा जो रहते हैं वो मल्टीसेल्युलर रहते हैं। ओके, अब ये जो भी फंगस है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ही रहता है, दैट दे आर हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, फंगस जो रहते हैं वो ऑटोट्रॉफिक नहीं रहते। ठीक है, ये यूकैरियोटिक कैरेक्टर इनमें कॉमन है सब में, और यहाँ पे क्या कॉमन है, प्रोकैरियोट। ओके, सो सभी के सभी फंजाई जो रहते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक रहते हैं एंड नन ऑफ देम हैव क्लोरोफिल। ठीक है, दे जनरली लैक क्लोरोफिल, सो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, अब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होलोजोइक मोड सिर्फ उनमें फॉलो होगा जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहेगी, जैसे अपने में प्रेजेंट रहती है। सो जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम है सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो होता है। बाकी के तीनों मोड जो रहते हैं, ठीक है, ये तीनों मोड ऑब्जर्व किए जाते हैं इन केस ऑफ फंगस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्लांटी। ठीक है, अब प्लांटी ये किंगडम वो है जहां पे ऑब्वियसली क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जो रहता है वो जनरली एक सेल ऑर्गेनेल में प्रेजेंट रहता है, जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट के बारे में अपन कल ने पढ़ा, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं और
इसका मेन काम सबको पता है, दैट इज फोटोसिंथेसिस करना और एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करना। अब यहाँ पे प्लांट का बेसिक कैरेक्टर तो बताया, यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्यूलर, इसमें अल्गी के कुछ एग्जांपल्स यूनिसेल्यूलर रहेंगे, एंड दे हैव सेल्यूलोजिक सेल वॉल। ठीक है, इनमें सेल वॉल जो रहती है वो सेल्यूलोज से बनती है, वन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। इन केस ऑफ फंगस सेल वॉल जो रहती है वो काइटिन से बनती है। काइटिन एक कंपाउंड है, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उससे यहाँ पे फंगस में सेल वॉल बनती है। ठीक है, प्रोटिस्टा में वैरी करता है, काइटिन से भी है, सेल्यूलोज से भी है, एंड पेप्टिडोग्लाइकन एक कंपाउंड रहता है जिससे प्रोटिस्टा के पहला का ये जो मोनेरा है, मोनेरा में बैक्टीरिया में जो सेल वॉल रहती है पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है, वो कंपाउंड भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। मतलब मिक्सचर ऑफ अलग अलग कंपाउंड जो है, जो प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंगस लाइक है, उनके रिस्पेक्टिवली सेल वॉल की कंपोनेंट वहां पे बनते हैं। ओके, दूसरा क्लोरोफिल तो प्रेजेंट रहता है, और वो कहां पे प्रेजेंट रहेगा, क्लोरोप्लास्ट में। एंड दूसरा दैट दे आर नॉन मोटाइल। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ अलगी एक ऐसा एग्जांपल है जहां पे फ्लैजुला प्रेजेंट रहेंगे, एंड ये फ्लैजुला जो है वो मूव करता है, बट एज अ प्लांट या एज अ ऑर्गेनिज्म ये इमूवेबल रहेंगे। ठीक है, ये तो सबको पता है। अब यहाँ पे फ्लैजेला सिर्फ गमिट में प्रेजेंट रहते हैं, और ये भी सिर्फ अलगी के गमिट में ही फ्लैजेला रहेंगे। ठीक है, जनरली अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब मोटिलिटी डिफाइन करते हैं तो एक तो वो सुडोपोडिया के थ्रू अमीबा जैसे मूव करेंगे, या फिर उनमें लोकोमोशन के लिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, वेदर इट इज फ्लैजेला और सीलिया। ठीक है, तो यहाँ पे अलगी के केस में सिर्फ अलगी एक ग्रुप हुआ प्लांट का जहां पे फ्लैजेला प्रेजेंट रहते हैं, बाकी जितने भी प्लांट है उनमें किसी भी सेल में या किसी भी स्ट्रक्चर में फ्लैजेला नहीं रहता। ठीक है, बाकी की चीजें पता है कि प्लांट में रूट्स रहते हैं, वो एक जगह पे फिक्स्ड रहेंगे, सॉइल के थ्रू न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, और उसके बाद उनका मेटाबॉलिज्म और बाकी की चीजें होती है। ठीक है, सो ये बेसिक पता है सबको। उसके बाद किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, अगेन दीज आर मल्टीसेल्यूलर। अगर इसमें अपन सबसे प्रिमिटिव एनिमल, ठीक है, प्रोटोजोन या अमीबा लाइक ऑर्गेनिज्म काउंट करते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर रहेंगे। उसके बाद एनिमेलिया, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, एंड दे लैक सेल वॉल। ठीक है, दे लैक सेल वॉल। ओके, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती, आउटर मोस्ट लेयर जो रहती है उसको क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड दूसरा दे लैक क्लोरोफिल। ठीक है, सो यहाँ पे कोई भी ऑटोट्रॉफ नहीं रहता, एंड दे जनरली फॉलो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या रहेंगे, ऑटोट्रॉफ। सो यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट रहता है, एंड इसमें से अगर अपन हायर एनिमल्स की बात करते हैं, ठीक है, या मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो रहते हैं, उनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे कॉमनली फॉलो होता है। ओके, सो ये जनरल इंट्रोडक्शन हुआ किसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। क्योंकि जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे ये 5 किंगडम सिस्टम बनी है, ये क्राइटेरिया सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स में फॉलो नहीं होता। तो 5 किंगडम सिस्टम के बाहर भी ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो इस यहाँ पे काउंट नहीं होते। उसमें से एक रहता है लाइकेन। ओके, लाइकेन जो रहता है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, या जिसको कहते हैं कंपोजिट ऑर्गेनिजम्स। ओके, कंपोजिट क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज जो रहती है वो पूरे ऑर्गेनिज्म को नहीं बनाती, बट यहाँ पे दो अलग अलग स्पीसीज रहती है। ठीक है, वन ऑफ देम इज अलगी और अलगा, एंड अनदर वन इज फंजा। ठीक है, तो सिम्बायोटिक रिलेशन का मीनिंग क्या रहता है कि दो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली डिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के अलावा या इंडिविजुअली नहीं रह सकते, और दूसरा दोनों जो है एक दूसरे को कोई ना कोई फायदा कराता है। ठीक है, कोई भी एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं करता। तो ऐसी जो रिलेशनशिप रहती है उसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, या सिंपली इसको क्या कहेंगे, सिम्बायोसिस या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। अब यहाँ पे ये दो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं साथ में रहते हैं, तो इसमें एक दूसरे का फायदा क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अलगी जो रहते हैं दैट इज
फोटोऑटोट्रॉफ या सिंपली फोटोट्रॉफ। एंड फोटोट्रॉफ जो है वो क्या, उससे क्या बनेगा, फूड। अब फंगस जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, हेटेरोट्रॉफ। ओके, अब ये जो भी फूड रहता है, ये फूड फंगस को प्रोवाइड करेगा कौन, प्लांट, दैट इज अलगी। एंड उसके रिलेशन में अब यहाँ पे अलगी जनरली कहाँ पे ग्रो होती है, जहां पे बहुत सारा पानी प्रेजेंट रहता है। सो ये वाटर कंटेंट जो है बहुत इसेंशियल रहता है अलगी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, वो कोई वेल डेवलप प्लांट नहीं है जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, तो वो खाली जमीन पे या सूखी जमीन पे भी पानी जमा करके ग्रो हो सकता है। सो अलगी जो रहते हैं उनको कंसिस्टेंटली पानी चाहिए रहता है। अब फंगस जो रहते हैं, सभी के सभी फंगस जो है वो वाटर में ग्रो नहीं होते, सिर्फ ऐसे लिमिटेड या कुछ ही एग्जाम्पल है फंगस फंजाई के जो वाटर में ग्रो होते हैं। मोस्ट ऑफ द फंगस जो रहते हैं उनको मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए, बट एक्चुअली ह्यूमिडिटी मतलब हाई ह्यूमिडिटी वाला एनवायरनमेंट चाहिए। वाटर जो है वो ऐसा लिक्विड फॉर्म में चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे फंगस का जो बॉडी स्ट्रक्चर रहता है वहां पे बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। ये सभी के सभी हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर को जो है होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, मॉइस्चर को क्या है, होल्ड करके रखते हैं। अब ये जो भी पानी फंगस ने होल्ड करके रखा है, ये पानी ये किसको प्रोवाइड करेंगे, अलगी को। ओके, ये किसको प्रोवाइड करेंगे, अलगी को। सो इस तरीके से ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो है, इसकी वजह से दोनों को एक दूसरे से फायदा होगा और इसीलिए ये साथ में रहते हैं। अब यहाँ पे हर कोई फंगस या हर कोई अलगी जो रहती है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में नहीं रहती। यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड स्पीसीज रहती है जो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है और जो इंडिविजुअली ग्रो नहीं हो सकती। ओके, अब इसको फाइव किंगडम सिस्टम में ऐड क्यों नहीं कर सकते या फाइव किंगडम सिस्टम में काउंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पे तीन क्राइटेरिया बताया कि वहां पे प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, दूसरा यूनिसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर है, और तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, इसके अलावा बाकी के जो भी स्ट्रक्चर है जैसे सेल वॉल का प्रेजेंस होना, क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना। अब यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म है, अलगी में क्लोरोफिल हमेशा प्रेजेंट रहेगा, अलगी को अपन ने आउटर ऑफ कहा है, आई मीन ऑब्वियसली वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। दूसरा फंगस जो है हेटेरोट्रॉफ है। तो ऐसे दो सेल्स या दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ है, तो उसको अपन कौन सी कैटेगरी में डालेंगे। इसीलिए ये जो भी क्लासिफिकेशन है या ये जो भी टॉपिक है वो अपन फाइव किंगडम सिस्टम के अंडर नहीं पढ़ते हैं। ओके, इसके अलावा और एक स्ट्रक्चर रहते हैं जिसको कहते हैं प्रायॉन्स। ठीक है, प्रायॉन जो है ये प्रोटीन फिलामेंट्स रहते हैं। ठीक है, एंड ये जो प्रोटीन फिलामेंट्स है ये क्या है, दैट आर इन्फेक्शियस टू अ होस्ट सेल। होस्ट सेल यानी जिनमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आजू बाजू में जहां पे ये खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, ऐसा कोई भी लिविंग सेल को अपन क्या कहेंगे, होस्ट। तो प्राय सिर्फ प्रोटीन फिलामेंट रहते हैं जो किसी लिविंग सेल के अंदर जाने के बाद इंफेक्शन क्रिएट करते हैं और खुद का रेप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे ये अलग चीज क्या है, क्योंकि अपन ने हर क्लासिफिकेशन में जो भी कैरेक्टर डिफाइन किए वहां पे एक वर्ड कौन सा यूज होता है, सेल, कि ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। और एक सेल को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिटी ये तो बेसिक डेफिनेशन पता है, बट एक ऐसी एंटिटी जहां पे जेनेटिक मटेरियल रहेगा, साइटोप्लाज्म रहता है, साइटोप्लाज्म के अंदर वो सभी मशीनरी रहेगी जो एक सेल को जिंदा रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो कोई ना कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है। जैसे एनिमल के केस में सेल वॉल नहीं रहती, बट आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन है। बाकी के चार किंगडम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहती है और सेल वॉल भी प्रेजेंट रहती है। ओके, सो यहाँ पे एक सेल जो है उसका डीएनए, साइटोप्लाज्म, रेप्लिकेटिंग मशीनरी और उसके ऊपर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन लेयर, इन सब चीजों को मिला के जब एक फंक्शनल सेल काम करता है तब उसको अपन क्या कहेंगे, सेल। ओके, बट इस तरीके का कैरेक्टर इसमें नहीं रहता, तो ये जो है अपन फाइव किंगडम सिस्टम में नहीं पढ़ते। ठीक है, इसके अलावा और एक रहता है, दैट इज वायरसेस।
ठीक है, फाइनली उसको क्या कहते हैं, विच इज ऑन वर्ज ऑफ लिविंग एंड डेथ और ऑन थ्रेशोल्ड ऑफ लिविंग एंड डेथ। ठीक है, सो वायरस जो रहते हैं दीज आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, वर्ड यूज किया है पार्टिकल नॉट सेल। ठीक है, क्योंकि यहां पे ये सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता इन द सेंस, जैसे अपन ने पहले डिफाइन किया, इनमें साइटोप्लाज्म नहीं रहता, न्यूक्लियस नहीं रहती, सिर्फ एक प्रोटीन कोट रहता है और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, जेनेटिक मटेरियल। ये लिविंग सेल के जब होस्ट के अंदर रहते तभी ये खुद की रेप्लिकेशन कर सकते हैं। जो भी उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है ये सिर्फ और सिर्फ तभी कैरी आउट करेंगे जब ये होस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। एक होस्ट सेल के बाहर या ओपन एनवायरनमेंट में ये इनएक्टिव पार्टिकल की तरह काम करते हैं। ठीक है, सो ये जो भी है, अगेन सेल की जो भी अपन ने डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन बताया, या सेल के जो भी कंपोनेंट है उसमें से कोई भी चीज इनमें नहीं रहती। ठीक है, ये बैक्टीरिया से भी स्मॉल रहते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है, एंड ये इन्फेक्शन और जिस भी होस्ट सेल में जाएंगे वहां पे इन्फेक्शन क्रिएट होता है। ओके, अब यहाँ पे जैसे मोस्ट ऑफ द और लगभग सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल हमेशा क्या रहता है, डीएनए। ठीक है, एंड ये जो भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए रहता है वो हमेशा डबल स्ट्रैंडेड रहता है। बट वायरस एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां पे जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी रह सकता है और आरएनए भी रह सकता है, एंड अगेन इट कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड रहेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में क्या रहता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, बट यहाँ पे इतने सारे वेरिएशन रहते हैं। सो वायरसेस जो रहते हैं उनमें चार अलग अलग, सभी के सभी नहीं, बट जो भी जेनेटिक मटेरियल उसके में प्रेजेंट रहता है उसके हिसाब से यहाँ पे अपन चार अलग टाइप के वायरसेस बता सकते हैं। ओके, सो वायरसेस जो रहते हैं दे डिपेंड ऑन होस्ट फॉर मल्टीप्लीकेशन और रिप्रोडक्शन। मल्टीप्लीकेशन वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है कि जहां पे लिविंग सेल्स जो रहते हैं वो मियोसिस और बाकी के प्रोसेस के थ्रू गमिट बनाते हैं, या अपने जैसे दूसरे इंडिविजुअल बनाते हैं थ्रू असेक्सुअल मेथड, जहां पे कोई भी गमिट या फिर डीएनए का फ्यूजन नहीं होता। बट यहाँ पे सिर्फ होस्ट की मशीनरी यूज करके ये खुद अपने जैसे बहुत सारे पार्टिकल बनाते हैं। ओके, सो ये जो भी पार्टिकल बनाते हैं इसलिए इसको क्या वर्ड क्या क्या यूज किया है, मल्टीप्लीकेशन। ओके, क्योंकि ग्रोथ और मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंस क्या रहता है, ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है कि नए सेल तो बनते हैं, मतलब एक से दो सेल बनेंगे, दो से चार सेल बनेंगे, और साथ में सेल का साइज बढ़ता जाएगा, वहां पे बाकी की चीजें रिजर्व फूड मटेरियल एक्यूमुलेट होता जाएगा। सेल में जैसे जैसे कंडीशंस चेंज होती है एनवायरनमेंट की, वैसे वैसे सेल खुद में कोई ना कोई मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपनी बॉडी का इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन होता है तो अपनी बॉडी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स उसके हिसाब से देती है, वहां पे एंटीबॉडीज तैयार होंगी या दूसरे बैरियर क्रिएट होंगे। टेम्परेचर अपनी बॉडी का बढ़ता है जब बुखार आता है, क्यों, क्योंकि ये बुखार आने की वजह से या ये टेम्परेचर की वजह से बाकी के जो लिविंग सेल है, जो इन्फेक्शन अपने बॉडी में जिसने इन्फेक्शन क्रिएट किया वो मर सके। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरिया जिंदा या कोई भी लिविंग सेल जिंदा नहीं रह पाएगी। सो फॉरेन इन्फेक्शन को एलिमिनेट करने के लिए ये स्ट्रेटेजीज रहती है जो अपनी बॉडी प्रेफर करती है। सो ये एक पार्ट हुआ। एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर अपने आजू बाजू में एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है तो वैसा फिजियोलॉजिकल चेंज जो है वो अपने में भी होता है। तो ये सब चीजों को अपन कलेक्टिवली ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड कॉन्शियसनेस इसके हिसाब से अपन ने डिफाइन किया। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो भी कैरेक्टर है वो सभी के सभी कैरेक्टर जो है वो वायरस को लागू नहीं होते। इनका प्रोपोगेशन ऐसा नहीं होता है जैसे बाकी लिविंग सेल्स का होता है, और इनका स्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं है जैसे बाकी लिविंग सेल्स का रहता है। सो इसीलिए ये कुछ एग्जांपल्स है ऑर्गेनिजम्स के, ऑर्गेनिज्म भी नहीं कह सकते इसको, अपन इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एज ए पार्टिकल ओनली। ठीक है, बिकॉज दे आर ऑन थ्रेशोल्ड ऑफ लिविंग एंड डेड।
ठीक है, दे आर ऑन थ्रेशोल्ड ऑफ लिविंग एंड डेड। ओके, सो ये हुआ वायरस के बारे में। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अलावा भी ऐसे भी पार्टिकल्स रहते हैं या ऐसे भी चीजें रहती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम कर सकती है कुछ कुछ केसेस में, जैसे मल्टीप्लाई करना या खुद के जैसे नए सेल नए या खुद के जैसा नया स्ट्रक्चर बनाना। ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है, ठीक है, बट इनके बाकी के कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म से मैच नहीं करते। ओके, जैसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक तो बताया, उसके बाद क्लासिफिकेशन हो गया। अब तुम देखते हैं कि ये सब में फॉर्म में डिफरेंस क्या रहता है। ठीक है, कि सबसे पहले अपन ने जो बैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल जो देखा था, ठीक है, तो वहां पे ऐसी ओवल या फिर रेक्टेंगुलर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब बैक्टीरिया के जो भी शेप्स है वो वैरी करते हैं। बैक्टीरिया कॉमा शेप भी रहते हैं, रॉड शेप भी रहते हैं, ओवल शेप भी रहते हैं या स्पाइरल शेप भी रहते हैं। ओके, अब ये जितने भी बैक्टीरिया है इन सभी में बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड और थिक सेल वॉल रहती है। ठीक है, और ये सेल वॉल जो है ये एक से ज्यादा कंपोनेंट से बनती है। ओके, सो ये यहाँ पे एक आउटर मोस्ट जो कवरिंग हुई ये क्या हुई, सेल वॉल। ओके, उसके बाद इनर मोस्ट जो रहती है ये क्या हुई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक स्ट्रक्चर रहता है विच इज एक्सटेंशन ऑफ द मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं मेसोसोम्स। ओके, एंड ये मेसोसोम से डीएनए अटैच रहता है। ठीक है, ये सर्कुलर डीएनए हुआ और बाकी साइटोप्लाज्म राइबोसोम बाकी की मशीनरी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, सो एक टिपिकल बैक्टीरिया में इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, अगर अपन प्रोटिस्टा की बात करते हैं जहाँ पे तीन अलग अलग तरीके के सेल्स बताए, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट एंड फंगस लाइक प्रोटिस्ट। अब जिसमें सबसे कॉमन एग्जांपल्स आते हैं अमीबा के। अमीबा में आउटर मोस्ट लेयर जो रहती है वो कौन सी रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसमें वैक्यूल और बाकी स्ट्रक्चर डीएनए न्यूक्लियस ये सब चीजें प्रेजेंट रहेंगी। और सूडोपोडिया के थ्रू वो अपना फूड पार्टिकल को एनगल्फ करके कंज्यूम करते हैं। ओके, अब प्रोटिस्टा में और एक एग्जांपल आता है, ये एनिमल लाइक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल रहता है यूग्लिना। अब यूग्लिना जो रहता है ये यूनिक ऑर्गेनिज्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इनमें दो कैरेक्टरिस्टिक रहता है, मतलब ये प्लांट लाइक कैरेक्टर भी रहता है और दूसरा एनिमल लाइक कैरेक्टर भी रहता है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, बट एट द सेम टाइम ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन से टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करना चाहेंगे। सो ये फैकल्टेटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रहता है, जहाँ पे कुछ टाइम के लिए ये कौन सा मोड फॉलो करेंगे, हेटेरोट्रॉपिक मोड अपने एनवायरमेंट और जरूरत के हिसाब से, एंड कुछ टाइम के लिए फोटोट्रॉपिक मोड, अगेन डिपेंडिंग ऑन देयर एनवायरमेंट एंड देयर रिक्वायरमेंट। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये हेटेरोट्रॉप और फोटोट्रॉप ये दोनों टाइप के मोड जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये यूग्लिना जो रहता है ये बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म क्यों है, बिकॉज दे possess characteristic of both plant and animal, and it is considered that the euglena, it is the bifurcation point or forking point for plant and animal kingdom, meaning कि यूग्लिना के बाद एक लाइन से डेवलपमेंट हुआ प्लांट का, ठीक है, और एक इवोल्यूशनरी लाइन से डेवलपमेंट हुआ एनिमल का। ठीक है, सो ऐसा माना जाता है कि यूग्लिना जो है उनमें मॉडिफिक इवोल्यूशन होता गया और वो अल्टीमेटली प्लांट में कन्वर्ट हुए, एंड उसके बाद एक इवोल्यूशनरी लाइन के थ्रू उनमें एनिमल एनिमल के कैरेक्टर और बढ़ते गए और अल्टीमेटली उनको अपन अभी एनिमल कहते हैं। मतलब आज जो भी चीज को अपन एनिमल कह रहे हैं उनके इवोल्यूशन में कहीं ना कहीं लिंक जो है वो किसके साथ जुड़ी है, यूग्लिना के साथ। अब यहाँ प्लांट और एनिमल में बेसिक डिफरेंस आपको पता है, बहुत बार पढ़ चुके हो। प्लांट जिसमें एक से ज्यादा सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, जनरली हेक्सागोनल सेल रहते हैं, दो या तीन सेल वॉल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। ओके, अब इसमें प्लांट में
लगभग 90 या 80% पार्ट जो रहता है वो कौन कवर करता है? वैक्यूओल। ठीक है, उसके बाद लार्जेस्ट स्पेस कौन ऑक्यूपाई करेगा? न्यूक्लियस। ठीक है, ये हुआ वैक्यूओल। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये बाकी की चीजें भी प्रेजेंट रहेंगी। एनिमल में क्या डिफरेंस रहता है कि एनिमल में सेल वॉल नहीं रहती, आउटर मोस्ट लेयर जो रहती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पे एनिमल में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर क्या रहेगा? न्यूक्लियस, क्योंकि एनिमल में वैक्यूल जो है बहुत रेयरली प्रेजेंट रहते हैं, और अगर प्रेजेंट रहते भी है तो उनका साइज बहुत छोटा रहता है। ठीक है, अब ये डिफरेंस क्यों रहेगा? क्योंकि प्लांट जो है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। प्लांट का मेटाबॉलिज्म जो है वो हर सेल में या हर ग्रुप ऑफ सेल्स में कोई ना कोई लेबर ऑफ डिविजन रहेगा। ठीक है, जैसे लीफ का मेन काम क्या रहता है? फोटोसिंथेसिस करना। ट्री ट्रंक का सेंट्रल पार्ट जो रहता है वहां पे रिजर्व फूड मटेरियल या जो भी एक्स्ट्रा बायोमोलिक्यूल का एक्यूमुलेशन हुआ है उन सभी को स्टोर करके रखना फ्यूचर यूज के लिए। तो हर प्लांट पार्ट का अपना एक फंक्शन रहता है, उसके हिसाब से वो डिजाइन हुआ है। ओके, तो यहाँ पे प्लांट के केस में हर सेल जो है वो खुद का मेटाबॉलिज्म अपने हिसाब से कैरी आउट करते हैं। तो वहां पे वेस्ट मटेरियल जो है वो उसके लिए रिमूव करने के लिए अलग से कोई सिस्टम नहीं रहती। तो वैक्यूल का काम क्या रहता है? ये यूजफुल मटेरियल को भी स्टोर करके रखते हैं एंड वेस्टफुल मटेरियल को भी स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वाटर स्टोर रहता है, जिस भी सेल में वाटर की ज्यादा जरूरत हो, और बाकी के सेल्स में या सेल की जरूरत के हिसाब से यहाँ पे वेस्ट मटेरियल भी टेम्पररीली स्टोर किया जाता है। ओके, सो ये डिफरेंस रहता है प्लांट और एनिमल में। अब एनिमल में इस तरीके के बड़े वैक्यूल क्यों नहीं रहेंगे? उसका एक रीजन है कि एनिमल जनरली हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहते हैं और एक सिंपल ऑर्गेनिज्म। अगर सिंपल एनिमल से लेके कॉम्प्लेक्स एनिमल तक अपन कंपैरिजन करते हैं तो जैसे जैसे एनिमल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग रहेगी, न्यूट्रिशन के लिए अलग से सेल्स डेजिग्नेटेड रहते हैं, उसके बाद अपने डिफेंस के लिए अलग से सेल डेजिग्नेटेड रहेंगे। ओके, सेंसेशन के लिए अलग से सेल्स डेजिग्नेटेड रहते हैं। तो हर फंक्शन के लिए एक सेपरेट सिस्टम रहती है। सो ये अलग अलग सिस्टम होने की वजह से हर सेल को हर कोई काम ऑल द टाइम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या कुछ कुछ सेल को वो काम बिल्कुल भी करने को जरूरत नहीं रहेगी। जैसे एक वेल डेवलप्ड या एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, किडनीज एक्सक्रीशन के लिए रहेंगे, हार्ट सर्कुलेशन के लिए रहता है, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरा डिपेंडेंट है। उसके साथ वहां पे डाइजेशन के लिए जो ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं वो भी प्रेजेंट है। सो हर सेल को खाना फूड को या न्यूट्रिशन को मेटाबोलाइज करना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना या सर्कुलेशन कैरी आउट करना, ये हर सेल के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। सो सिस्टम अलग अलग होने की वजह से क्या होता है? ठीक है, लेबर ऑफ डिवीजन उतना डिस्ट्रीब्यूट होगा जिसकी वजह से सेल्स में स्पेशलाइजेशन और बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे अपन बैक्टीरिया फंगस तक देखते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं रहती सेल की। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म तो यूनिसेल्युलर ही रहेंगे। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे फंजा है उसमें भी सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए अलग से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है और बाकी की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए अलग से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ओके, बट प्लांट और एनिमल की बात करते हैं, सबसे ज्यादा स्पेशलाइज सेल्स कहां पर रहते हैं? एनिमलिया में या किंगडम एनिमलिया में। ओके, अब यहाँ पे ये जो भी सिस्टम है उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग रहेगा। ओके, सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मसल सेल्स, ओके, कार्डियक सेल, ठीक है, देन एपिथेलियल सेल, कनेक्टिव टिश्यू, ओके, एंड उसके बाद नर्वस सेल एक्सेट्रा, एंड उसके बाद फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें ब्लड और लिम्फ आता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड में सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ओके, एंड इसके अलावा डब्ल्यूबीसी के जो अलग अलग टाइप्स रहते हैं वो सभी, एंड ये सभी फ्लूइड जो है वो बॉडी को कनेक्ट करता है, सभी टिश्यू को कनेक्ट करता है, इसलिए इसको क्या बोला है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कहने का पॉइंट क्या है, यहाँ पे इतने टाइप के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं
जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन कैरी आउट करते हैं। तो हाई लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी या स्पेशलाइजेशन कहाँ पे रहता है, एनिमल के केस में। ओके, उसके कंपैरिजन में प्लांट में भी बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के सेल्स रहते हैं, ठीक है, जो अलग अलग फंक्शन कैरी आउट करते हैं। जैसे नॉर्मल कोई भी सेल अपन ऑब्जर्व करते हैं, इस सेल को क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है। नॉर्मल कोई भी है हेक्सागोनल सेल जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, इस सेल्स को अपन क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा सेल। अगर उस पैरेन्काइमेटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है तो उस सेल को क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा, ठीक है। ऐसी सेल्स पैरेन्काइमेटस सेल या ऐसी सेल्स जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। अब इसके अलावा प्लांट जो है वो बहुत सारे लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर को सपोर्ट करता है, तो ये हर जगह पे उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्लावर एक डेलिकेट स्ट्रक्चर है। फ्रूट अगेन डिपेंडिंग ऑन वेरी टाइप ऑफ और साइज ऑफ फ्रूट, हर फ्रूट को कोई ना कोई सपोर्ट लगेगा, जिस हिसाब मतलब जो भी उसका वेट है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे ये सभी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए कुछ टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं जो स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए प्लांट में प्रेजेंट रहेंगे। उसमें से एक रहता है कोलेनकाइमा एंड दूसरा स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। अब यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के कंपाउंड का डिपोजिशन होता है इनके सेल्स में, जिसकी वजह से इसकी सेल वॉल, ये सेल्स की सेल वॉल जो है बहुत थिक रह जाएगी और मिडल वाला पोर्शन जो रहता है बहुत थिन रहता है। अब इन सब का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा जो रहते हैं दे आर जनरली डेड टिश्यू, ठीक है। ये जनरली डेड टिश्यू है बट वो बहुत ज्यादा अमाउंट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं जहां पे भी उनकी जरूरत हो। अब ये सब तो बेसिक सेल्स हुए। अब इसके अलावा सबसे मेन जो रहते हैं दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। वो सबको पता है जाइलम का काम क्या रहता है, जाइलम का काम क्या रहता है, बताओ, जाइलम का काम क्या रहेगा, जाइलम और फ्लोएम का काम क्या रहता है, हाँ, कंडक्ट वाटर एंड दूसरा कंडक्ट फूड। अब यहाँ पे ये जो भी टिश्यू इधर मेंशन किया है इन सभी को क्या कहते हैं, सिंपल टिश्यू, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोला है, तुम लोगों को था, पहले हो चुका है ये वाला पार्ट पहले हो चुका है क्या, सिंपल या कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस रहता है पता है, हाँ या नहीं बताओ, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस रहता है पता है क्या, अरे क्वेश्चन सुनाई दिया कि नहीं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में कोई डिफरेंस रहता है पता है तुम लोगों को, इसके पहले हुआ है तुम लोगों का ये पार्ट, पता है तो बताओ, नहीं तो नहीं बोलो। सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कोई डिफरेंस पता है क्या, नहीं, ठीक है। ओके, सिंपल टिश्यू वो रहता है जिसमें जनरली एक ही टाइप का सेल्स प्रेजेंट रहेगा। टिश्यू को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। सो पैरेन्काइमस टिश्यू, क्लोरेन्काइमेटस टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, टिश्यू का मीनिंग क्या है कि ये एक टाइप ऑफ सेल है और ऐसे ही बहुत सारे सेल्स मिलके एक ग्रुप ऑफ टिश्यू बनता है, ठीक है, या ऐसे ग्रुप को अपन क्या कहेंगे, टिश्यू। सो यहाँ पे सेल एक ही टाइप के रहेंगे, ऐसे टिश्यू को अपन क्या कहेंगे, सिंपल टिश्यू। एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू उनको कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा टाइप के सेल्स रहते हैं। जब अपन वर्ड यूज करते हैं जाइलम, जाइलम सेल या जाइलम टिश्यू, वो कोई एक सेल को डिनोट नहीं करता। एक जाइलम सेल जो रहती है वो 4 सेल्स मिलके बनती है, या एक जाइलम टिश्यू जो रहता है वो 4 सेल्स मिलके बनता है। वैसे फ्लोएम भी एक टिश्यू जो रहता है वो 4 सेल्स मिलके बनता है। ओके, सो यहाँ पे क्या रहेगा, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रकीट्स, वेसल्स, ऐसे 4 सेल मिलके जाइलम टिश्यू बनता है। एंड फ्लोएम में भी सीव ट्यूब, उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर एंड कंपेनियन सेल। ओके, सो ये अलग अलग टाइप के टिश्यू, ये अलग अलग टाइप के सेल्स मिलके एक टिश्यू बना रहे हैं। सो इसीलिए इनको क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। बाकी बेसिक फंक्शन तो पता है, ये वाटर कंडक्ट करता है, वाटर एंड मिनरल, क्योंकि पानी के साथ मिनरल भी
ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं अलग अलग पार्ट में, एंड यहाँ पे फूड, फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। और फूड यानी कौन सा, वो सभी फूड जो लीफ में बनते हैं। लीफ में जो भी शुगर बन रही है यानी ग्लूकोज रिएक्शन सबको पता है। सो ये जो भी शुगर है उसका कन्वर्शन सुक्रोज में किया जाता है, और ये जो भी सुक्रोज है वो प्लांट के बाकी पार्ट में, जैसे फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा, जो भी हरा पार्ट है जहां पे भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो सभी सभी जगह पे या टिश्यू में फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस कहाँ पे नहीं होगा, स्टेम, स्टेम के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट है, मतलब एपिडर्मिस या आउटर मोस्ट लेयर के अंदर जितने भी टिश्यू प्रेजेंट है उनमें क्लोरोफिल नहीं रहता, रूट में क्लोरोफिल नहीं रहता, ठीक है। ट्री जब बहुत बड़ी हो जाती है तो उसके ऊपर ब्रांचेस के ऊपर बार्क डेवलप होता है। सो ये हर वो जगह है जहां पे नए सेल बनेंगे। ऑब्वियसली नए सेल बन रहे हैं मतलब वहां पे एनर्जी लगेगी, और एनर्जी लगेगी तो एनर्जी कहां से आने वाली है, फूड। ओके, एंड ये फूड कहां पे बनता है, लीफ, ठीक है। तो फ्लोएम का काम क्या रहता है, ये जो भी लीफ है जहां पे ये फूड बनता है, इससे ये फूड कहां पे ट्रेवल करना है, वो पार्ट जहां पे फूड नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल स्टेम, रूट एंड फ्लावर, ठीक है। फ्लावर का मेन काम क्या है, रिप्रोडक्शन करना, ठीक है। एंड फ्लावर में जब सीड्स बन जाते हैं तो सीड के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, फ्रूट। ये फ्रूट में भी न्यूट्रिएंट रहेंगे, क्योंकि फ्रूट का मेन काम क्या है कि जब तक सीड में से नया प्लांट डेवलप नहीं होता और वो वेल एस्टेब्लिश नहीं होता, तब तक उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। सो फ्रूट में भी न्यूट्रिशन रिजर्व फूड मटेरियल डिपॉजिट करना है, फ्लावर को डेवलपमेंट के लिए भी एनर्जी लगने वाली है, रूट और स्टेम में भी एनर्जी लगने वाली है, और ये बचा एक्स्ट्रा जो फूड रहता है लीफ में, जो भी एक्स्ट्रा फूड बचेगा वो भी स्टेम और रूट में स्टोर होता है, ठीक है। पोटैटो क्या है, इट इज मॉडिफाइड स्टेम, और वो स्टेम में क्या डिपॉजिट रहता है, अपन जो आलू खाते हैं वो क्या रहता है, कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा रहेगा उसमें, बताओ। अपन जो आलू खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा कंपाउंड कौन सा रहता है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट। एंड कार्बोहाइड्रेट का कौन सा टाइप, मोस्ट स्पेसिफिकली स्टार्च। तो ये जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनाया है प्लांट ने, उसका कन्वर्शन जो है किस में होगा, स्टार्च में, और ये सभी स्टार्च आलू में डिपॉजिट किया जाता है। सो यहाँ पे इसको अपन क्या बोलेंगे, रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, RFM। हर टाइप के जो भी पांच भी किंगडम में जो भी सेल्स बताए हैं, ये सभी सेल्स में कोई ना कोई टाइप का रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। क्योंकि हर सेल जो है मेटाबॉलिज्म करती है, हर सेल्स में कोई ना कोई मतलब नेक्स्ट टाइम के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए एंड बाकी के प्रोसेसेस के लिए एनर्जी लगने वाली है। तो ये सभी एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एक तो ऑनगोइंग फूड का मेटाबॉलिज्म होता है तब, या फिर वहां पे कोई एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है तब। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स हुए कि सेल्स किस किस तरीके के रह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, और उनका मेन काम काम क्या रहता है, ठीक है। कार्डियक सेल्स पता है कि हार्ट में प्रेजेंट रहेंगे, ब्लड पंपिंग और उसके हार्ट के एक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, कंडक्शन में। एपिथेलियल सेल अपने मेजोरिटी ऑफ बॉडी सेल्स जो रहते हैं वो एपिथेलियल सेल्स रहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लेके अपने स्किन तक। दूसरा मसल सेल्स जो लोकोमोशन और मूवमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो इन सभी टिश्यू को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं, जैसे अपन हाथ पैर हिला रहे हैं तो ये क्यों अपन मूवमेंट कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं जो ये दो बोन्स को एक दूसरे से अटैच करते हैं। एंड मसल्स की वजह से अपन ये मूवमेंट करते हैं, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से इसी की वजह से कोई ना कोई एक्शन कंप्लीट होती है। ओके, एंड नर्वस टिश्यू जो अब कंडक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का काम करेंगे। एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड बाकी की चीजें, फॉर एग्जांपल मेडिसिन या जो भी अपन फूड एब्सॉर्ब करने के बाद बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो कौन करेगा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज ब्लड, ठीक है। सो ये अलग अलग टाइप और उनके जो सेल्स रहते हैं उसके बारे में हुआ, ठीक है। इसमें किसी को कुछ पूछना है?